किससे इस्तेमाल की जाती है PHP? वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर्पस के लिए। और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो डेटा सोर्स होती है वो इस वक्त कौन होते हैं आपके पास? डेटाबेसेस होते हैं। डेटाबेसेस से हमें डेटा यूआई पर इंटीग्रेट करवाना होता है, जिसके लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। वेब पेजेस को डायनामिक बनाने के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़े हैं वो है हमारे पास PHP। इससे पहले पर्सनल होम पेज कहा जाता था, अब हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हैं। जो एक्रोनिम है वो उसका क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, मैंने आपको बताया था PHP के लिए आपके पास क्या है? सर्वर है जिसका नाम क्या है? अपाची। अब अपाची सर्वर पर अपनी PHP की फाइल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब ये है कि आपकी PHP की जो फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन .php के साथ होगी। आप इसके अंदर HTML भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, jQuery भी लिख सकते हैं, JSON। जितना लैंग्वेजेस आप अभी पढ़कर आए ना सेकंड सेमेस्टर तक, वो तमाम आप PHP के साथ आराम से इंटीग्रेट करा सकते हैं। बट एक्सटेंशन अभी इस वक्त कौन सी है आपके पास? .php। सर्वर पर जो फाइल एग्जीक्यूट होगी जाकर वो PHP की एक्सटेंशन से होगी। ठीक है, एक मिनट। और फिर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? आपके ब्राउजर पर मिलेगा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, कहाँ पर थी? हमें काम क्या करना होता है? मैंने बोर्ड पर लास्ट क्लास में डायग्राम बनाई थी कि ये हमारे पास डैशबोर्ड है जिसको हम सी पैनल कहते हैं, एडमिन पैनल कहते हैं। उसके बाद ये डेटा कहाँ जाता है? डेटाबेस के अंदर जाता है। और उसके बाद डेटा वहां पर वापस कहाँ पर आता है? वेब एप्लीकेशन के अंदर आता है। आमना आमना मेरे पास डैशबोर्ड से डाटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस से डाटा कहाँ आएगा? वेब एप्लीकेशन के अंदर आएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए पहले PHP को सीखना है कि PHP का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, कैसे वेरिएबल बनते हैं, कैसे लूप की आइटरेशन होती है, एरे कैसे बनते हैं, आपके पास कैसे काम होता है। ये सारा कुछ करने के लिए हमें पहले सिंटैक्स सीखना है और हमने लास्ट क्लास में सिंटैक्स शुरू कर दिया था। अच्छा, ये जो चीज है आपके पास डैशबोर्ड, ये हम बनाते हैं किसके लिए? एडमिन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, वेंडर के लिए, यूजर्स के लिए, किसी के लिए भी बनाया जा सकता है डैशबोर्ड। इससे क्या होता है? सारा डेटा यहीं पर मैनिपुलेट होता है, यहीं पर इंटीग्रेट होता है। डेटा फिर कहाँ जाता है? डेटाबेस के अंदर जाता है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि डेटाबेस को हम डायरेक्ट क्यों नहीं किसी एडमिनिस्ट्रेटर को देते, थर्ड पर्सन को? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को तमाम लोग एक्सेस नहीं कर सकते सिवाय डेवलपर्स के लिए। हमारा जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि मुझे यूआई दो, मैं यूआई से इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि उसको सिंपल चीज समझ आएगी, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या देते हैं उसको? एक यूआई बनाकर देते हैं। इसके ऊपर हम लातादार फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी नहीं होते एक्चुअल में। जैसे नोटिफिकेशंस हो गए, डेटा हो गया, सबका देखना, इस तरह से यूआई भेज देता है। तो हम उसको क्या बना के देते हैं? यूआई, जहां से वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज ऐड करेगा, अपनी कैटेगरीज ऐड करेगा, अपने ब्रांड्स ऐड करेगा, अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, कस्टमर्स के ऑर्डर देख सकता है। वो सारा कुछ कहाँ पर मैनिपुलेट हो रहा होगा? यहाँ पर। सही है। अब यहाँ से डेटा जा रहा होगा कहाँ? डेटाबेस के अंदर जा रहा होगा। जैसे वो एम्प्लॉय ऐड करता है और जैसे यूजर्स अगर रजिस्टर करवाता है तो यूजर तो वेब एप्लीकेशन से रजिस्टर करवाएगा। तो वो वेब एप्लीकेशन से यूजर अगर रजिस्टर करवाएगा तो वो डेटा भी कहाँ जाएगा? डेटाबेस के अंदर। जब वो यहाँ जाएगा तो वो कहाँ दिखेगा? डैशबोर्ड पर दिखेगा। यूजर ने अपने आप को वेबसाइट से रजिस्टर कराया, जैसे दराज की हो गई, OLX की हो गई, वो वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। उसने अपने आप को यहाँ से रजिस्टर करवाया, डेटा कहाँ से ले गया? डेटाबेस के अंदर चला गया। और वो फिर एडमिन को दिखेगा कि भाई ये यूजर आया है, इसने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, और उसके बाद इसके ऑर्डर है वो यहाँ दिखेंगे। इसी तरीके से एडमिन क्या करेगा? यहाँ से कैटेगरी ऐड करेगा, प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, एम्प्लॉयज ऐड करेगा। वो डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस के अंदर जाएगा। और डेटाबेस से वो कहाँ पर दिखेगा आपको? वेब एप्लीकेशन पर। मतलब ये साइकिल चलता जा रहा होता है। समझ आ रही है? तो इसी चीज को हम किससे इंटीग्रेट करेंगे? अब दोनों में कौन कॉमन है? डीबी। डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़नी है, जो हमारे पास कौन सी है? PHP है। और PHP के लिए हम किस सर्वर को यूज करते हैं? अपाची। PHP की फाइल्स का जितना भी डेटा होता है वो अपाची सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा? आपके ब्राउजर पर मिलेगा। समझ आ गई ये चीज?
उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो, अच्छा पीएचपी के वर्जन भी देख लें। आपके पास पीएचपी का जो वर्जन है वो 8 या 8 अबव होना चाहिए। पीएचपी का वर्जन 8 से नीचे नहीं होना चाहिए। इधर आके मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास कौन सा वर्जन है। कमांड लाइन ऑन की और नीचे वाला जूम हो गया। कमांड लाइन ऑन करने के बाद यहाँ पर आकर PHP -v कर दो, तो आपके पास क्या कह रहा है 8.2। PHP का 8.2 वर्जन होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 8 से ऊपर, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। लेटेस्ट करंट अभी 8.4 आया है PHP का वर्जन। प्रीवियस वाले वर्जन नहीं होने चाहिए आपके पास PHP का। ये चीज हो गई। अच्छा उसके बाद क्योंकि प्रीवियस वर्जन पर लारावेल नहीं चलेगी, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमने किस चीज को डिस्कस किया था, हाँ PHP की फाइल्स। जैसे मैंने functions.php की एक फाइल बनाई है, बिल्कुल स्टार्ट से बता रही हूँ दोबारा से। functions.php की मैंने एक फाइल बनाई। PHP की स्क्रिप्ट हम PHP की एक फाइल पर लातादाद मर्तबा खोल सकते हैं। ये PHP की स्क्रिप्ट है आपके पास सिंपल सा। इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर PHP का एक सिंपल सा छोटा सा वेरिएबल भी होगा ना, वो आपने PHP की स्क्रिप्ट ऑन ऑफ करके रखना है। इवन कि एक कर्ली ब्रेसेस भी अगर वो PHP का पार्ट है, क्योंकि अब आप पढ़ ही वही लैंग्वेज रहे हैं, तो आपको उस सिंटैक्स को कहां पास करना है PHP की बॉडी के अंदर। चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो टर्मिनेटर हो, चाहे वो कर्ली ब्रेसेस हो, चाहे वो राउंड ब्रैकेट्स हो, कुछ भी हो, PHP का सिंटैक्स है तो आपने कहा रखना है PHP की स्क्रिप्ट के अंदर। और एक पेज पर लातादाद PHP की स्क्रिप्ट्स हम खोल सकते हैं। हम कहीं पर भी खोल सकते हैं, ऊपर खोलनी है, नीचे खोलनी है, किसी टैग के अंदर खोलनी है, किसी एट्रीब्यूट के तौर पर उसको खोलना है, कहीं पर भी खोलना है आप खोल सकते हैं और PHP का काम कर सकते हैं। हाइपर रेफरेंस के अंदर खोलना है, जैसे एंकर टैग होता है ना, एंकर टैग के अंदर हाइपर रेफरेंस रहता है, वहां पर भी आप उसको खोल सकते हैं। इमेज के SRC के अंदर भी खोल सकते हैं, इमेज के ऑल्टर टैग ऑल्टर जो है वो एट्रीब्यूट उसके अंदर भी खोल सकते हैं, कहीं पर भी खोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। स्क्रिप्ट। उसके बाद हम वेरिएबल्स पर आ गए थे। वेरिएबल के लिए केसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, वही केसेस है हमारे पास। कौन कौन से केसेस है, पास्कल केस, कैमल केस, नेक केस, लोअर केस, कोई भी केस आप यूज कर सकते हैं, बट स्पेस नहीं होता वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आपने डॉलर का सिंबल यूज करना है PHP के वेरिएबल बनाते वक्त। हमने PHP का वेरिएबल बनाया था, फॉर सपोज मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैंने एक वेरिएबल बनाया std नेम का। ये PHP का वेरिएबल है, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर कोई नेम स्टोर करवा दिया था और मैंने ये नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू बताई थी। और आपको मैंने ये भी कहा था कि PHP एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, मतलब हमें डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करना पड़ता। उसके बाद आते हैं, हमने ये कहा था कि अगर मुझे इस नेम को कहां पर प्रिंट करना है, HTML के किसी टैग के अंदर प्रिंट करना है। एक होता है विदाउट HTML का टैग, जैसे आप उसके लिए प्रिंट या इको स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे फॉर सपोज मैंने यहाँ पर आके पास कर दिया कि भाई मुझे इको करवाना है स्टूडेंट का नाम, ये हो गया। अच्छा इसके साथ आप क्या पास कर सकते हैं, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर आके पास कर दिया, ऑन कर दिया, मैंने कहा दिस इज साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन डॉट, दिस इज अली लिखा हुआ आएगा। इको स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है अगर मुझे आउटपुट देखना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम जैम को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद वहां पर आप अपना अपाची सर्वर ऑन करेंगे। हमारा अपाची सर्वर ये रहा जहां पर PHP की फाइल रन होंगी। PHP के प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी भी मैंने आपको बता दी थी, सी के अंदर, जैम के अंदर, htdocs में। यहाँ पर आकर हम PHP का प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद आप कहाँ जाकर रन करेंगे, अपनी लोकल मशीन पर। ये आपकी लोकल मशीन है। आप यहाँ पर आके लिखे हैं लोकल होस्ट, आपके फोल्डर का नाम क्या है PR2 2024-05C। जैसे ही हम रन करेंगे हमारे पास ये डिफॉल्ट में कौन सी फाइल चली है, इंडेक्स वाली फाइल। डिफॉल्ट में आपके पास इंडेक्स की फाइल चली है। अभी मुझे कौन सी फाइल चलानी है, फंक्शंस की फाइल चलानी है। तो मैं यहाँ पर आके इसे क्या बोलूंगी, functions.php। ये मैंने अभी इसको यहीं से रिक्वेस्ट की है, अदरवाइज आप पेजेस को लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहीं से रिक्वेस्ट की, दिस इज अली। ये आ गया। अब इसका ऑल्टरनेट क्या था कि भाई मैंने ये कहा था कि मुझे अगर इस नेम को किसी HTML के टैग के अंदर प्रिंट कराने हैं तो कितने केसेस बताए थे, 2। पहला केस क्या बताया था कि मैं इसके अंदर आऊंगी और मैंने इको स्टेटमेंट लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके एक H1 का टैग लिया, कोट्स के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स इको दोनों इस्तेमाल करता है। प्रिंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वो मैं अभी बताती हूँ। मैंने कहा यहाँ पर आओ और मुझे क्या करना है, std नेम का वेरिएबल प्रिंट कराना है। फिर मैंने साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन और फिर आके मैंने H1 को यहाँ पर आकर
बंद कर दिया। ये मैंने क्या ऑन किए हैं, हेडिंग का टैग ऑन किया है पीएचपी की स्क्रिप्ट के अंदर। जब भी आप एचटीएमएल को पीएचपी की स्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, कोड्स का, चाहे डबल कोट्स हो चाहे सिंगल कोट्स हो, आप कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आए, अब आप चेक करें इसको, आपके पास लिखा हुआ है जस्ट अली, क्योंकि आपने नाम ही अली प्रिंट कराया है, खाली स्टूडेंट का नाम। तो मैंने इसका सोल्यूशन क्या बताया था, मैंने कहा कि भाई अगर आपको H1 के अंदर चाहिए नाम, या पैराग्राफ के अंदर चाहिए, या डिफ के अंदर नाम चाहिए, किसी के अंदर भी नाम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, H1 का टैग ऑन करेंगे पीएचपी के स्क्रिप्ट से बाहर निकल के। अब इसके अंदर आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है ना, तो आप इसके अंदर आकर पीएचपी की स्क्रिप्ट ऑन करें, ना कि आप HTML को ही जाकर वहां पर प्रिंट कर दें। मैं फॉर सपोज यहाँ पर आई, मैंने कहा मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला तरीका क्या है, प्रोफेशनल तरीका है। H1 के अंदर ये चाहिए, तो H1 के अंदर वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए ऑब्वियसली वेरिएबल पीएचपी का पार्ट है, तो वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएचपी को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ये भी बता दिया था मैंने, इको करके हमने ही कर दिया। अब दोनों स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, दोनों दफा आपके पास सेम नाम आ रहा है। यहां तक के मैं बता चुकी थी, और भी काफी सारी चीजें थी जो मैं इस फाइल के अंदर बता दिया था मैंने। सिंपल बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इनको लास्ट क्लास में दिया था। तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? प्रोफेशनल तरीका क्या है, पीएचपी की स्क्रिप्ट से बाहर निकालें, एचटीएमएल के टैग्स लें और उनके अंदर अपने पीएचपी को ऑन ऑफ करें। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास स्कोप। वेरिएबल के कितने स्कोप है, 3 स्कोप। पहला स्कोप है आपके पास लोकल स्कोप, दूसरा स्कोप है आपके पास ग्लोबल स्कोप, और तीसरा स्कोप है आपके पास स्टैटिक स्कोप। ये वेरिएबल्स के स्कोप होते हैं, सही है। अब और सपोज करो मैं यहाँ पर आई और मैंने एक फंक्शन बनाया, बल्कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मेरा पीएचपी का पार्ट है। मैंने नीचे आके क्या किया, $num करके एक मैंने वेरिएबल बना दिया 10। इसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन बनाते हैं जैसे सिंपल जेएस के अंदर बनाते हैं। फंक्शन बनाया और मैंने कहा फॉर सपोज करो आउटपुट नाम का, या ऐड नाम का, या किसी भी नाम का आप एक फंक्शन बना सकते हैं। सही है, मैंने ये कर दिया, एक वेरिएबल लिया और एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नाम मैंने आउटपुट कर दिया। हमारे पास दो तरह से काम होता है, एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट, या मैंने रिटर्न कर दिया। फॉर सपोज करो मैंने यहाँ पर आके रिटर्न कर दिया है इस आगे जाके हम सारा काम करते हैं इस तरीके से करेंगे वो हाँ आगे जाके हम काम आईडी इस तरीके से करेंगे। हाँ हाँ, आईडी वाले को बुलवा ये तो सिर्फ सेंटेक्स लिखना सिखा रही हूँ ना, क्योंकि बाद में जब तुम ये बड़ी बड़ी टेम्पलेट के अंदर करोगे तो फिर ये थोड़ी बताऊंगी उस वक्त तो फिर कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ना, ये इसी पे ध्यान दूंगी उस वक्त। वेरिएबल ये एरर्स बताऊंगी कि भाई ये तुमने कहाँ पे शुरू किया, कहाँ पे बन गया, ये उस वक्त मैं थोड़ी बताऊंगी। वहां पर तो बस फिर आपने प्रोजेक्ट बेस्ड जल्दी जल्दी काम करना है। अच्छा, इधर आ जाए, अब स्कोप को समझते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, आउटपुट, ऐसा ही है। एक फंक्शन बनाया, उसका नाम मैंने क्या कर दिया, आउटपुट। फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया जिसको आपने क्या पास कर दिया, एक वैल्यू पास कर दी 20, और रिटर्न करा दिया नंबर। एक नंबर, वही सेम नाम का वेरिएबल आपने बाहर बनाया हुआ है, उसी सेम नाम का वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर बनाया। जो भी कर्ली ब्रेसेस का स्कोप होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो स्कोप आपके पास लोकल स्कोप कहलाता है वेरिएबल्स का। कर्ली ब्रेसेस चाहे फंक्शन की हो, चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, कर्ली ब्रेसेस है। ब्लॉक स्कोप हो गया, उसको क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप। फंक्शन का स्कोप क्या कहलाता है, लोकल स्कोप। अब ये जो नाम का वेरिएबल है ना, ये वाला जो आपने अंदर डिफाइन किया हुआ है, या इसको नंबर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कोई कुछ भी कर दें, आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पर आके आउटपुट करते हैं, मैंने कहा रिटर्न कर दो नाम, ये वाला ऑब्वियसली यही वाला नाम रिटर्न करेगा जो फंक्शन के अंदर है, और उसको मैंने क्या करा दिया, इको करा दिया। यहाँ पर आके इसका आउटपुट चेक करते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास, 20। ठीक है, अब मैं इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर लेती हूँ, नंबर।
और यहाँ पर आके देखो उसने क्या दे दिया मुझे, नंबर एरर दे दिया, हालांकि ये वेरिएबल बाहर बना हुआ है, उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल। नजर आ रहा है, ये वेरिएबल बाहर बना हुआ है, इसका स्कोप ग्लोबल है। ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो सकते अनलेस अनटिल, जब तक कि आप उसके साथ ग्लोबल का कीवर्ड यूज ना करो। अभी वो उसे नहीं उठा रहा ना, नहीं उठा रहा, जाहिर है नहीं उठा रहा, क्योंकि बाहर बना हुआ है और उसे कहां पर एक्सेस कर रहे हो, फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हो। अगर ऐसा वेरिएबल जो बाहर बना हुआ है उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और ऐसा वेरिएबल जो अंदर बना हुआ है और अंदर कॉल हो रहा है उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। लेकिन ये तो अंदर बना हुआ ही नहीं है, ये तो बाहर बना हुआ है। तो अगर आपने बाहर वाले वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो आपको यहां पर आकर पहले बताना होगा कि ये वेरिएबल क्या है आपके पास, ग्लोबल है, इसको एक्सेस करो। क्या बताया मैंने इसको कि वेरिएबल क्या है, ग्लोबल है। जैसे ही ग्लोबल, इसको नम के साथ ग्लोबल मिल गया, इसका मतलब है ये बाहर कहीं ना कहीं बना हुआ है। बाहर वाला वेरिएबल फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है। फंक्शन के बाहर के जो वेरिएबल होते हैं उनको कौन से वेरिएबल बोलते हैं, ग्लोबल। और उनको अंदर एक्सेस करने के लिए, फंक्शन की बॉडी के अंदर एक्सेस करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगता है, ग्लोबल। और जो फंक्शन के अंदर होते हैं वेरिएबल्स, वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल, उनको हम बाहर एक्सेस नहीं करते। अब ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है ना नंबर नाम का वेरिएबल, इसको आप फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, इसको बाहर नहीं कर सकते। ये लोकल वेरिएबल्स हैं आपके पास। माउस तो ये वो है, लेकिन ये आपने लिखा वो सही लिखा, ग्लोबल वाला नहीं। माउस का माउस वाईफाई बंद हो गया ना, वाईफाई बंद है, नेट बंद हो गया, इसकी चीजें इधर से देख लो, वहां ऊपर देख लो, फंक्शन के बाहर वाले वेरिएबल्स ग्लोबल स्कोप रखते हैं। अगर उन्हें फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करना है। जी, जिसे आपने नंबर इस नंबर 20 वाला जो लिखा हुआ है, पहले आपने नंबर नहीं लिखा होता है ना, नंबर चेंज कर दिया ना मैंने। और ग्लोबल नंबर के साथ लिखा है, जो रिटर्न जो नंबर लिखे हैं वो रिटर्न किसको करेगा, 20 को करेगा, 10 को। अब वो नंबर हो गया है ना, अब वो मैंने चेंज कर दिया है, नंबर कर दिया है। ये जो फिर सेम सेम वाले होते हैं ये ग्लिचेस करते हैं। जैसे फॉर सपोज करो मैं यहां से वापस अंदर आ गई, $num20, बाहर वाला भी है और अंदर वाला भी है। ये डेटा एम्बिगियस है। अब आपने ग्लोबल बाहर वाले को भी एक्सेस कर दिया, सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेगा, num20 आ रहा है, फिर ग्लोबल नम आ रहा है। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नम। नीचे आ गए, नीचे वाली रॉ में क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल नम। यहां पर आते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। इस तरह से इससे सेम वेरिएबल्स लेते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चला आपके पास, दम आपने 20 मेंशन किया, उसके बाद आपने ग्लोबल मेंशन कर दिया 20। अब लाइन चेंज कर लेते हैं, समझ तो आ गई होगी यहाँ पर क्या हुआ है। लाइन चेंज कर लेते हैं। अब मैंने क्या बताया इसको, अंदर आई, मैंने कहा ग्लोबल वेरिएबल है ये नम, लेकिन फिर मैं आकर उसको क्या कर रही हूँ, एक नई वैल्यू असाइन कर रही हूँ सेम नंबर को, उसी ने नम नाम के वेरिएबल को। हम ऐसे वेरिएबल इसलिए ग्लिचेस वाले लेते नहीं है। 20, जाहिर है वो लाइन बाय लाइन कोड चल रही है आपकी, पहले नंबर पे उसको ग्लोबल नम मिला, इसने बोला 10 स्टोर करूंगा, उसके बाद वेरिएबल ओवरराइड हो गया, 20 आ गया उसके अंदर। सेम इसी तरीके से ये अगर आप ऊपर करेंगे तो अब आपके पास ग्लोबल वाला चलेगा 10, जिसके अंदर 10 है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आकर नम कर दिया था कि ये वेरिएबल एक अलग है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है। इसको मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकती, मैं ये बताना चाह रही थी, क्योंकि इसका स्कोप क्या है आपके पास, लोकल स्कोप है। कर्ली ब्रेसेस का स्कोप लोकल स्कोप होता है। वैसे कॉल करवाकर एक्सेस करवाना चाहूं तो मैं करवा सकती हूँ। जैसे फॉर सपोज करो मैं यहाँ पर आ गई, मैंने क्या किया, डॉट लगाया और यहाँ पर कह दिया फॉर सपोज लोकल स्कोप वेरिएबल नंबर, दूसरा मैंने पास कर दिया, फिर मैंने साइन ऑफ कॉन्कैटिनेशन पास कर दिया और यहाँ पर आकर मैंने अब क्या पास कर दिया, नंबर। अब आउटपुट के अंदर दोनों आएंगे, क्योंकि अब आपने 20 को यहाँ पर पास कर दिया और ये तो ग्लोबल ही आ रहा था, यहाँ पर आके पास कर दें ग्लोबल वेरिएबल। एक ग्लोबल वेरिएबल आ रहा है और एक लोकल वेरिएबल आ रहा है। ग्लोबल वेरिएबल 10 है, लोकल स्कोप वेरिएबल नंबर 20 है। कोई सवाल है इसका इधर,
फंक्शन का। लोकल और ग्लोबल का मतलब समझ आया। अब स्टैटिक है कॉम्प्लेक्स। स्टैटिक क्या, अच्छा एक और चीज यहां पर आते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के आकर मैंने एक ऐड का फंक्शन बना दिया। इसमें आकर मैंने फॉर सपोज कर दिया एक n1 और इसको मैंने 20 पास कर दिया, और दूसरा मैंने क्या लिया n2 और इसको मैंने पास कर दिया पैरामीटर्स ए कॉमन सेपरेशन, और इसको मैंने पास कर दिया फॉर सपोज करो 30। ये कौन सा ये क्या कहलाते हैं पैरामीटर्स, क्या कहलाते हैं पैरामीटर्स। उसके बाद आ जाओ, मैंने कहा रिटर्न कर दो। इसने कहा क्या रिटर्न कर दो, मैंने कहा n1 जो मेरे पास $n1 है उसको प्लस कर दो $n2 के साथ। ये सिर्फ मैं स्कोप समझाने के लिए कर रही हूँ, वरना ऐसे बच्चों वाले काम नहीं करते, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये ऊपर पैरामीटर्स लिए, नीचे आके दोनों मैंने उनको ऐड कर दिया, रिटर्न करा दिया। अब मैंने यहाँ पर आके इको कराया और अपने ऐड का फंक्शन कॉल कर दिया। अब जैसे ही मैं ऐड का फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ऐड का फंक्शन क्या मांग रहा है, आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। तो आप बोल सकते हैं मिस आप ऊपर वैल्यू देकर तो आई हैं, इनको कहते हैं डिफॉल्ट पैराम्स। क्या कहते हैं, एक होता है पैरामीटर असाइन करना, एक होता है पैरामीटर्स के साथ साथ वैल्यू असाइन करना। जब आप पैरामीटर्स के साथ साथ वैल्यू असाइन करते हैं उनको डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन किया, अब यहाँ पर आती हूँ मैं, फॉर सपोज करो मैंने 10,10 कर दिया। अब मुझे बताओ आउटपुट कौन सा आएगा, n1 प्लस n2। मैंने नीचे भी पास किया हुआ है, ऊपर भी पास किया हुआ है। हाँ, रिटर्न में आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं डिफॉल्ट पैरम्स की टर्म यूज कर रही हूँ ना, तो डिफॉल्ट पैरम्स का क्या मतलब होता है कि जब कुछ भी ना दिया जाए, पैरामीटर्स की वैल्यू ना दी जाए, तो ये चलाओ। अभी तो दी है ना, जब नहीं दूंगी तो डिफॉल्ट में वो चलेंगी। डिफॉल्ट पैरम्स का क्या मतलब होता है कि जब नहीं दी। अच्छा यहां पर आती हूँ, बीआर कर लेती हूँ, समझ नहीं आ रहा। जैसे ये नंबर के बाद आती हूँ, कॉनकैटिनेट लगा के ब्रेक कर लेती हूँ, अब समझ आ जाएगा। अभी तुमने दिया है ना 10,10 तो 20 आया है, लेकिन जब नहीं दोगे तो डिफॉल्ट में वो प्लस करके लेकर आएगा। ये हटा दिया मैंने, अब ऐड, अब वो 20 और 30 को लेगा, क्योंकि अब आपने क्या नहीं पास की, पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए। तो जब आप नहीं पास करते, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स तब एक्सेसिबल होते हैं जब अगर हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट नहीं पास करते तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स चलते हैं। समझ आई ये चीज। तो ये अभी आपके वेरिएबल्स, सॉरी हाँ, ये वेरिएबल्स n1 और n2 का स्कोप क्या है सफीद, n1 और n2 का स्कोप क्या है, स्कोप बताओ ना, लोकल स्कोप है नालायक। इको कराऊं $n1, यहां पर आ जाते हैं वापस। क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल नहीं एक्सेस कर पाऊंगी ना, बनाया मैंने फंक्शन के अंदर है। लोकल स्कोप है, मैं एक्सेस कहां कर रही हूँ, बाहर, बाहर एक्सेस कर रही हूँ, कर्ली ब्रेसेस की बॉडी के अंदर, बना हुआ अंदर है, फंक्शन के अंदर है, बाहर एक्सेस कर रहे हैं। डायरेक्ट वेरिएबल को नहीं एक्सेस कर पाएंगे, लोकल स्कोप है वेरिएबल का। ग्लोबल स्कोप वाले एक्सेस हो जाते हैं। हाँ क्या पूछना चाह रहे हो सलमान, पूछो। डिफॉल्ट पैरामीटर्स की ये डेफिनेशन है कि जब हम पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट असाइन नहीं करते, यही लिखो, जब हम पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट असाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट सेट वैल्यू सेट हुई होती है वही चलती हैं। लोकल स्कोप क्या है बताओ हामिद, लोकल स्कोप वेरिएबल्स किनको कहते हैं, सही है, और ग्लोबल स्कोप कौन से होते हैं, फंक्शन के अंदर कौन से होते हैं, सही, इसकी प्रैक्टिस करो।